हेलो एवरीवन, कैसे चल रहा है? पढ़ाई सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि कल का जो क्लास हम लोगों का हुआ है उसके हर बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट अगर आपका रह गया होगा तो लिखना मत भूलिएगा, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे हर एक का डाउट। और आज हम लोग करने वाले हैं, कल ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगभग कर लिया था, थोड़ा सा हिस्सा मेरा बचा रह गया था। जो हिस्सा ट्रिग्नोमेट्री का मेरा बचा रह गया था उसे हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। उसका इंटीग्रेशन एंड ग्राफ और हमारा जो मैथमेटिकल टूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका फिजिक्स काफी स्मूथली आगे की तरफ चलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री का वो हिस्सा जो बचा हुआ है मेरा। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक्स एंगल। कोई भी दिया हुआ है अगर 90 डिग्री प्लस माइनस में, तो उसे कैसे डील करते हैं इसके बारे में। लेकिन जरा मान लीजिए कि दिया है हमारा कैसा, साइन 75 डिग्री का वैल्यू दिया है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ए अगर 75 का जो वैल्यू दिया है, इसे अगर किसी तरीके से हम लिख दे, कितना 40 प्लस कितना हो जाएगा, 45 प्लस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा, इसका हमको 45 का वैल्यू भी पता होता है, 30 का वैल्यू भी पता होता है। तो इस तरीके तोड़ने के लिए फॉर्मूला है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे तो ये सारे फॉर्मूले काफी इजी होंगे आपके लिए। और नहीं तो इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हमें बार बार यूज होता है, पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी लिखना है तो साइन वर्ड अच्छा सा होता है, पहले अपने साइन में ए को रखता है, फिर कॉस को बी देता है, फिर दोनों आपस में अदला बदली करते हैं, फिर कॉस में ए जाता है, फिर साइन में बी। जब साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। लेकिन कॉस जो होता है ना, ये थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का होता है। कॉस ए प्लस बी है तो पहले कॉस के अंदर ए और कॉस के अंदर ही बी रख लेता है, दोनों साथ में। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उल्टा साइन हो जाता है यहाँ पे। और ये साइन ए इंटू क्या हो जाता है, साइन बी हो जाता है। तो कॉस वाले में कॉस कॉस पहले, फिर साइन साइन। और प्लस है तो माइनस साइन होगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन वाले में प्लस है तो यहाँ साइन क्या आ जा रहा है, प्लस ही आ रहा है ना। साइन वाले में यहाँ पे अगर प्लस साइन दिया है तो इस जगह पे क्या आता है, प्लस साइन आता है। तीसरे नंबर पे है माइनस में, बस प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इसके बाद अगले नंबर पे है कॉस ए माइनस बी। कॉस में एंगल का डिफरेंस, तो माइनस है तो यहाँ साइन प्लस लिख देना इस जगह पे, और कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। पांचवें नंबर पे है, ज्यादातर हमारा जो इस्तेमाल में आने वाला फॉर्मूला है वो ये चार है, यही यूज होता है। और वो भी अगर मेडिकल की फिजिक्स में बहुत कम आता है, इंजीनियरिंग वालों में ज्यादा आता है। tan ए प्लस बी है तो पहले tan को लिख दीजिए, दोनों एंगल का एंगल में सम, tan ए प्लस tan बी, उसको डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और सीधा तरीका होता है, प्लस का फॉर्मूला पता है तो माइनस निकालने के लिए जहां प्लस है वहां माइनस पुट करेंगे। tan ए माइनस बी हो जाएगा tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसको तीन चार बार लिख लेना है, अच्छे से दिमाग में सेट करना है कि साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी होगा। साइन में दोनों आता है, दोनों ही टर्म में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर दोनों एंगल को बदल देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी अगर दिया है तो कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। साइन ए माइनस बी है तो अगेन माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी हो जाएगा tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी हो जाएगा tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कुछ अलग टाइप का एंगल भी है जिसको हम स्टैंडर्ड एंगल जो हम जानते हैं उसमें प्लस माइनस में अगर लिख सकते हैं तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे साइन 105 डिग्री दिया है, साइन 105 डिग्री दिया है तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन कितना हो जाएगा, साइन 105 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है, 105 होता है ना। अब इसको ए और इसको बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन में दिया है तो पहले साइन में लिखेंगे एंगल 60 डिग्री, फिर कॉस में कितना लिख देंगे, 45 डिग्री का एंगल लिख देंगे। साथ ही साथ दोनों के इसमें प्लस है तो यहाँ भी साइन क्या देंगे, प्लस देंगे। और साइन में 60 लिखे तब साइन में कितना लिखना पड़ेगा, साइन में 45 लिखना पड़ेगा। कॉस में 45 लिखे थे तो अब कॉस में कितना लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा। साइन 60 मेरा कितना होता है तो √3/2 हो जाता है, और कॉस 45 कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, प्लस कॉस 45 कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2। साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 1/2। देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम का जो टर्म हो गया ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, √3 प्लस में 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम आपसे पूछ देते ना, आप डायरेक्टली साइन का वैल्यू बताओ कितना डिग्री का, 15 डिग्री का वैल्यू बता दो। साइन 15 डिग्री मुझे अगर निकालना पड़ता तो ये कितना हो जाता है, साइन हो जाता है 45 डिग्री माइनस में कितना हो जाता है, 30 डिग्री होता है ना। मतलब जो ऊपर का एक्सप्रेशन था सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ गया, इस जगह पे माइनस आ गया, और माइनस आ गया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम होगा।
सिर्फ इस जगह पे माइनस हो जाएगा, यानी कि √3 - 1 बाई कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू है, वो मेरा इस जगह पे यहां से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक और करते हैं, कॉस में बात करते हैं। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए मुझे। तो कॉस 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 15 लिखना है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, कॉस का क्या दिक्कत है कि कॉस में पहले दोनों एंगल होता है, दोनों को कॉस में लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस में 30 डिग्री हो जाएगा। बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन में हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन में कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कॉस 30 कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। साथ ही साथ जो प्लस दिया है, तो प्लस की जगह पे तो प्लस रहने दो, और साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, √3 + 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। और ये वैल्यू मेरा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे हो जा रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। अच्छा, पता है कॉस 15 डिग्री को ना, अब देख रहे होगे ना कि साइन जो दिया है 105 डिग्री, इसके बराबर भी हो जा रहा है। दोनों इक्वल होता है, कैसे जरा देखो तो। हमें चाहिए साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो देखो इसे लिख सकते हैं ना कि साइन 105 डिग्री, इसका ऑल्टरनेट मेथड है। ऐसे भी बिना कैलकुलेशन का लिख सकते हैं। 105 डिग्री दिया है, इसको साइन में 90 डिग्री प्लस में कितना, 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 105 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 15 डिग्री हो गया, और कॉस 15 डिग्री कितना होता है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 होता है। तो अगर cos 15 पता है, तो अब sin 15 का वैल्यू इनडायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक जो लॉजिक आप पहले से पढ़ चुके हो, sin 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का जो लॉजिक होता है, वो यूज करके भी हम लोग यहाँ पे इस काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको काफी आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल को थोड़ा सा और अजीब सा वैल्यू करते हैं, तो उसे कैसे निकालेंगे। मान लो कि 22.5 डिग्री दिया है, साढ़े 22 डिग्री दिया है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना। लेकिन बताओ, कुछ तरीका यूज करके इसको 2 गुना कर दे, तो साढ़े 22 का डबल कितना होता है, 45 होता है ना। और 45 डिग्री का वैल्यू मेरे को पता होता है, तो यहीं पे एंगल को मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से डिवाइड करना का फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है इसमें फॉर्मूला साइन 2a। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, बहुत यूज होता है ये। साइन 2a कितना होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। साइन 2a का वैल्यू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। वहीं पे cos 2a का वैल्यू जब लिखेंगे, तो cos 2a का वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर भी होता है। कैसे होता है, ये यहां से हुआ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हमेशा वैलिड है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा देखो, अगर कॉस स्क्वायर ए मुझे लिखना पड़े तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमारा लिखा हुआ है कि cos 2a जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए होता है, माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। मान लीजिए cos स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 2a का वैल्यू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू आ गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं, साइन में नहीं, हमको ये वैल्यू किस में लिखना है, कॉस में लिखना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसी में हम साइन का वैल्यू से एलिमिनेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना। माइनस में साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब ये लिखोगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा cos स्क्वायर ए -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर ए, माइनस में ये हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया फॉर्मूला साइन और कॉस का। अब क्या है ना कि इसका प्रोसेस बता दिए ना, तो आपको याद रखने में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। और जो आपका फिजिक्स है, इसका लेवल थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएंगे। मतलब जो छोटा छोटा डर होता है ना, वो आपके अंदर नहीं होगा। चीजों को स्टेप बाय कॉन्सेप्चुअली अगर आप जान जाएंगे, तो हर बात रटने से तो याद होता नहीं है ना। थोड़ा सा प्रोसेस जान लेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में, फिर बहुत अच्छे से हमें याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं उस बात को। ये देखिए cos 2a का वैल्यू किस तरीके से अरेंज करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा cos 2a का वैल्यू है और sin 2a का वैल्यू है, वो मेरा कैलकुलेट हो गया। अब चलिए इसका यूज करते हैं हम थोड़ा एंगल फाइंड करने के लिए।
इसे दिया है साइन 22.5 डिग्री दिया है, साइन 22.5 डिग्री दिया है। और हमें एक बात पता है कि अगर कहीं पर एंगल ऐसा दिया है, कैसा दिया है, 1 - cos 2a दिया हुआ है, 1 - cos 2a दिया है, तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 2 sin² a लिखते हैं क्या। अब क्या करो ना, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 22.5 डिग्री, a बराबर कितना दिया है, 22.5 डिग्री दिया हुआ है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 1 - cos, और ये हो जाएगा 2 × 22.5 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 2 sin², और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 22.5। तो 1 - cos में 22.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री का वैल्यू मुझे मालूम है, 2 sin² 22.5 डिग्री। तो 1 - cos 45 कितना दिया है, 1/√2 दिया है, बराबर में कितना हो जाएगा, 2 sin² 22.5। अब तो इसे आसानी से बना लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, 2 sin² 22.5 बराबर कितना हो जाएगा, √2 - 1 बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो साइन 22.5 बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को यहाँ नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 - 1 बाई कितना हो जाएगा, 2√2। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटते रूट आ जाएगा। हमने देखा ना कि इस छोटे से इस प्यारे से फॉर्मूले का यूज करके हमने बड़े ही आसानी से इवन सारे 22 डिग्री का वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये हमने निकाल लिया। हमें पता है कि साइन 45 डिग्री, ये तो सबको पता होता है कि साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। और इसी स्टैंडर्ड से रिलेशन बस छोटे से बात को और छोटा सा फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर लिया। अगला सवाल यह है कि ये हमारा 106 डिग्री है, बताना कि तुम्हारे दिमाग में ये हिट किया कि नहीं है, कैसे इसको अरेंज करना है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल अगर आप लेते हो कितना डिग्री, 37 डिग्री एंगल लेते हो ऐसा यहाँ पे। तो ये होता है 3 होता है, ये 4 होता है, और ये कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे वैल्यू होता है साइन 37 डिग्री, फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 4/5 होता है। अच्छा, ये 37 डिग्री हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बचेगा, 53 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस 53 डिग्री को ध्यान में रखते हुए वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री के लिए इस परपेंडिकुलर तो ये ना हो जाएगा सामने वाला हिस्सा, यानी कि 4 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहीं पे लिखना पड़े मुझे कॉस 53 डिग्री का वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगा बेस 3 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड से एंगल याद रखेंगे, साइन 37 यानी कि 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 होता है, साइन 53 4/5 होता है, कॉस 53 3/5 होता है। ठीक है, चल अब 106 डिग्री जो दिया है, कॉस दिया है कितना, 106 डिग्री वैल्यू दिया है। एक फॉर्मूला लिखो, 1 - cos 2 या +2, आपको जो अच्छा लगता है लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + cos 2a लिख दिया, बराबर में कितना लिखते हैं, बराबर में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 cos² कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये एंगल डबल था, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। और इसमें जरा पुट कर दो वैल्यू कितना, a बराबर 53 डिग्री, बिकॉज 53 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 106 डिग्री होता है क्या। कॉस में 53 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + cos हो जाएगा 2 × कितना डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 2 cos² 53 डिग्री। अभी रखेंगे 1 + cos कितना हो जाएगा, 106 डिग्री हो जाएगा, यही तो चाहिए मुझे। 2 हो गया, cos² 53 का वैल्यू कितना हो जाता है, cos 53 का वैल्यू होता है 3/5 होता है। और इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहां से जब आप लिखते हो तो cos 106 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 18 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 हो जाएगा। और एलसीएम लेंगे तो इधर -25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25। यानी कि cos में 106 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहां से जब आप देखोगे कैलकुलेट करके तो cos 106 डिग्री का वैल्यू काफी आसानी से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक सिंपल सा रिलेशन देता है ना, बहुत प्यारा सा रिलेशन, जब भी एंगल को डबल करने का मन हो आपका, ऐसे ही मन हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो एंगल को डबल करने के लिए और या एंगल को हाफ करना है,
तो फॉर्मूला यूज कौन सा करते हैं, 1 प्लस कॉस टू ए एंड 1 माइनस कॉस टू ए। ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे अच्छे से याद रखना है। 1 माइनस कॉस टू ए 2 साइन स्क्वायर ए होता है, एंड दूसरा होता है 1 प्लस कॉस टू ए होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। समझ में आगे बात, ये हमारा होता है एंगल को डबल करना हो तब, या एंगल को हाफ करना हो तब इसमें यूज किए जाने वाला फॉर्मूला है। कोई भी तरह का कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आप पढ़ने जाओगे ना, समझ रहे हो ना, ट्रिगोनोमेट्री आपका अच्छे से यहाँ क्लियर हो तो कितने जगह आपको मदद मिल सकती है। जब आप एसएचएम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ रेंज निकालने का क्वेश्चन आता है, और उन क्वेश्चन को बनाने के लिए ये जो बेसिक फंडामेंटल है ये आपका अच्छे से क्लियर होगा, तभी जाके वहां पे आप सही तरीके से अगर काम करेंगे तब जाके वहां पे हमारा क्लियरली जो आपका आंसर है वो ला पाएंगे, बिना किसी झंझट का, बिना किसी परेशानी का। अब होता क्या है, रेंज का कॉन्सेप्ट होता है। साइन थीटा का वैल्यू कहीं भी लिखा है ना, किसी भी जगह पे, तो इसका वैल्यू -1 कम से कम हो सकता है और +1 सबसे ज्यादा हो सकता है। जैसे y बराबर, अगर मान लो, एसएचएम का बहुत फेमस सा लॉजिक है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो y का दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है y का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और दूसरा y का मिनिमम वैल्यू हो सकता है। मैक्सिमम रखेंगे तो यहाँ चेंज तो सिर्फ थीटा कर रहा है, बदलेगा वैल्यू। मैक्सिमम करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो y का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना। और मिनिमम करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। एसएचएम में खूब यूज होता है, वहां किसी को याद नहीं रहता अच्छे से तो दिक्कत होती है। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 होता है। सिमिलरली कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू कैसा होता है, -1 होता है। यानी कि कहीं पे लिखा हुआ है y बराबर, लेट से 8 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो यहां से अगर आप निकालते हो तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू कॉस थीटा 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, +8। और इसका मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो 8 इंटू -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -8। तो जब भी मैक्सिमम निकालना हो साइन कॉस में तो उसका वैल्यू 1 पुट करते हैं, और जब मिनिमम निकालना हो तो -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। एक रूल कहता है डायरेक्टली यहाँ पे कि अगर कहीं भी लिखा है ना एक्सप्रेशन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा दिया है ना, उसके दो वैल्यू होते हैं। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम हो जाता है। y का मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाता है, √a² प्लस में b स्क्वायर हो जाता है। और y का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, बस इसी में माइनस लगा देना है, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। साइन के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस कॉस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर देना और उसका रूट निकाल देना है। प्लस ले लोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, और माइनस ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। और इस तरीके से गिवन एक्सप्रेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है वो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रहेगा ना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, कहीं भी लिखा रहे। और स्पेशली ये एसएचएम का बहुत फेवरेट सा टॉपिक है। अगर ये आपको छोटा सा याद है तो एसएचएम का अच्छे खासा एम्पलीट्यूड निकालने का जो क्वेश्चन होता है ना, आप उसको बहुत ही आसानी से बना लोगे, समझ गए। अब यहाँ पे तो पढ़ते हुए बात पता नहीं होता है ना कि इसका रेलेवेंसी क्या है। जो मैथमेटिकल टूल जहाँ पे ज्यादा यूज होगा ना, हम आपको बताते चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको वेटेज दीजिएगा, तो मजा आएगा आपको आगे जब सवाल बनाएंगे तो। और जहां भी ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में हो, तो साइन और कॉस का जो कोएफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर का सम कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कैसा, y बराबर, सीधा लिखा है साइन थीटा प्लस में क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को जो लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों का कोएफिशिएंट कितना है, 1 और 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाता है साइन हो जाता है थीटा प्लस अल्फा हो जाता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाता है, और साइन हो जाएगा थीटा प्लस में, और अल्फा जो होता है ना, इसका कोएफिशिएंट जो होता है, यहाँ से ध्यान से देखना, ये कोएफिशिएंट हो गया और ये कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पे 1। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसा कोएफिशिएंट a था और जैसा कोएफिशिएंट b था, तो cos का कोएफिशिएंट हुआ और sin का कोएफिशिएंट हुआ, इस दोनों के बीच में जो रेशियो निकालोगे ना, tan अल्फा देगा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाता है, b/a हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा कितना होता है, b/a होता है। यहाँ पे जो एंगल निकालेंगे ना, मतलब इसको पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो कैसा, यहाँ पे ध्यान से रख लो, साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे अगर कहीं भी लिखा हुआ है a sin थीटा, प्लस में क्या लिखा है, b cos थीटा दिया हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज हाउ मच, ये लिखा जाएगा √a² प्लस में b², और ये कितना हो जाएगा, साइन में थीटा प्लस अल्फा, डायरेक्टली लिख सकते हो एकदम ऐसे जमकर डायरेक्टली है। मैथमेटिकल रूल में एक दो सवाल होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, जहां पे a² प्लस b² साइन और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर दिया है, और अल्फा जो यहाँ पे आ गया, और tan अल्फा कितना होता है,
कॉस का कोएफिशिएंट बाई क्या हो जाता है, साइन का कोएफिशिएंट। इसका बैकएंड में मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखोगे रेशियो निकालोगे तो ये 1 और वही 1 दे दिया ना, तो इसका अल्फा अगर निकालेंगे इस क्वेश्चन में तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। और tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। 45 डिग्री को हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा था कल। तो थीटा प्लस 45 डिग्री डायरेक्टली लिख देंगे। पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू इसका तो कितना होगा, +√2। अब मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो -√2 लिख देंगे। क्लियर हुआ ना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √a² प्लस b²। और जो मिनिमम वैल्यू होता है माइनस में √a² प्लस b² होता है। एकदम आसानी से इससे हमारा सॉल्व होकर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉजिक होता है एंगल के अप्रोक्सीमेशन का। ये जो एंगल के अप्रोक्सीमेशन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है पता है आपको, ये रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको तो अंदाजा ही नहीं, क्लास 11 के स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स 12th में एकदम आधा सिलेबस पार होने में पढ़ना है, लेकिन ये चीज बहुत यूज होता है। ये रूल किस बात पे होता है, ये रूल इस बात पे होता है कि हम सबको पता है ना कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। और tan 0 डिग्री दिया है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। यानी कि साइन में एंगल में 0 है तो बाहर भी 0, tan के एंगल में 0 है तो बाहर भी 0, लेकिन cos में एंगल 0 है तो बाहर में 1 हो जाता है। इसको थोड़ा इनडायरेक्टली बोलेंगे कि एंगल अगर बहुत बहुत छोटा दिया है, काफी छोटा एंगल दिया है, मतलब लगभग वो कितना है, 0 के आसपास दिया हुआ है, उस केस में जो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू 1 लिखेंगे और tan थीटा का वैल्यू 0 लिखेंगे। जो भी दिया हो, थीटा है थीटा लिख देंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो थीटा होता है ना, ये एंगल जो लिखा हुआ है, थीटा को हमेशा किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियन। जैसे जैसे क्या करेंगे, साइन 2 डिग्री दिया तो ये डिग्री में दिया है ना, और हम लोगों ने पढ़ा था कि 180 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना हो जाता है, पाई रेडियन हो जाता है। 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो π/180 रेडियन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो साइन 2 डिग्री जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, π/180 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, साइन में आ गया आपका π/90। और क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा π/90 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। कॉस 4 डिग्री दिया है, कॉस 4 डिग्री कैसा है, एंगल तो बहुत छोटा है ना, 5 डिग्री से कम है, वेरी स्मॉल। और कॉस में जब बहुत छोटा एंगल होता है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसके आसपास जो होगा उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस 4 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इफ इट्स कॉस 4 डिग्री तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। लेकिन साइन 2 डिग्री है तो इसको 2 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने क्या किया है, ये हमने एंगल को पहले कन्वर्ट किया है रेडियन में। 2 डिग्री का जो एंगल दिया है, 1 डिग्री π/180 रेडियन होता है, इसमें कन्वर्ट करना है। और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है स्मॉल एंगल के लिए, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है फॉर स्मॉल एंगल, वो क्या लिखते हैं, थीटा लिख देते हैं। यहाँ लिखा है कॉस थीटा का वैल्यू स्मॉल एंगल में 1 होता है और tan थीटा का वैल्यू थीटा हो जाता है। जैसे देखेंगे, हमें tan 3 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो अगेन ये जो tan 3 डिग्री दिया है इसका वैल्यू तो कितना होता है, स्मॉल एंगल में थीटा होता है। तो पहले जो 3 डिग्री दिया है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि वैल्यू हो जाएगा tan पाई, 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और स्मॉल एंगल दिया है तो वैल्यू कितने के बराबर होगा, लगभग π/60 के बराबर हो जाएगा। अगर स्मॉल एंगल दिया है तो कितना हो जाएगा, tan π/60 के बराबर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ स्मॉल एंगल जो थीटा दिया है आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, साइन थीटा को थीटा, tan थीटा को थीटा। लेकिन cos थीटा में अगर बहुत छोटा सा एंगल दिया है तो इन केस ऑफ cos थीटा उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए, लार्ज एंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे का जो पॉइंट दिया है, जैसे हमारा एक्सप्रेशन दिया ना यहाँ पे, अभी पढ़ा था हमने, इसी का यूज करना है। तो बताओ यहाँ पे बोला है y का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना है, यही पढ़ा है ना हमने इक्वेशन की, y बराबर अगर मेरा दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये प्लस में होता है, कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम होता है और उसका रूट करते हैं, a² प्लस b² हो जाता है। और y का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस कर देते हैं, और ये हो जाता है √a² प्लस में क्या हो जाता है, b² हो जाता है। तो यहाँ y का मैक्सिमम वैल्यू करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा और +12 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 12 का कर दोगे तो 144 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा 169 हो जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। यही y का मिनिमम वैल्यू करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस में कर देना है यही रूट का वैल्यू, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देगा तो 13 आ जाएगा, और पहले से एक माइनस साइन लगा है तो कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा ना। तो बात समझ में आ गई। जब भी साइन में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना आसान है, √a² प्लस b² करेंगे, और वहां से जो मेरा वैल्यू होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, आपको समझ चुके हैं बात को। चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा एसएचएम में हमारा ये साथ निभाने वाला है, अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सवाल देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों ने इस सवाल को पहले भी सॉल्व किया होगा, लेकिन शायद थोड़ी दिक्कत उन्हें हुई होगी। क्या पढ़ा हमने कि अगर ऐसा दिया हुआ है कहीं पर भी a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा, तो हम लोग इसे क्या लिखते हैं, दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो √a² प्लस b², और साइन हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, और जहां पे अल्फा जो दिया हुआ है उसमें tan लगा देंगे तो ये हो जाता है साइन का, ये हो जाता है आपका कॉस का कोएफिशिएंट हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, कॉस का कोएफिशिएंट हो जाता है। कॉस का कोएफिशिएंट कितना दिया है, b, बाई साइन का कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बाई a हो जाएगा, याद रखिएगा। tan का क्या कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ b बाई कोएफिशिएंट ऑफ a। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 3 cos थीटा प्लस में क्या दिया है 4 sin थीटा, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और इस जगह से देखोगे tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा जो हो जाएगा, cos का कोएफिशिएंट कितना दिया है 3, और साइन का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 4 दिया है, तो 3/4 हो जाएगा ना। और ये हम लोग निकालते हैं ना, साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। और यहीं से मेरा आता है tan 3/5 हो जाता है, साइन 37 3/5, और tan 37 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया मेरा साइन में परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा 4। तो साइन 37 कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, साइन 37 3/4, यानी कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 37 डिग्री आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 5 साइन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखो तो क्या ए के जगह पे मेरा 5 दिया हुआ है क्या, इंस्टीड ऑफ ए वी गॉट 5, और अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो कितना दिया है 37 डिग्री हो गया। अल्फा का वैल्यू भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, और यहां से मेरा ए एंड अल्फा जो दिया है दोनों का वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। क्या हमने सीखा यहाँ पे, लर्निंग हुआ मेरा कि कहीं भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है तो कितना हो जाता है, √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस अल्फा। जहां पे अल्फा जो निकालने के लिए करेंगे tan अल्फा का वैल्यू, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉस यानी कि b बाई कोएफिशिएंट ऑफ साइन यानी कि a, दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमारा tan अल्फा उसका वैल्यू निकल जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 फॉर्मूला होता है जो हमसे पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोई भी प्लेन होता है उसको दो परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करते हैं, ऐसा हुआ ये हो गया x हो गया, और ये कैसा हो गया y हो गया, तो नीचे की तरफ हो जाता है y डैश और इधर की तरफ हो जाता है x डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है किसी भी जगह पे जब चलेंगे तो फर्स्ट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ये जहां पे दोनों कट करता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं, 0 0 कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। यहीं से शुरू होता है हर कुछ, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन को ओरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर चीज का ओरिजिन वही होता है, शुरुआत वही होता है, इसलिए उसको ओरिजिन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं। कहीं पे कोऑर्डिनेट का भी लिखा हुआ है ना किसी जगह पे कोऑर्डिनेट, तो ऐसे लिखा रहता है ए और बी, ऐसे इस फॉर्म में लिखा रहता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, और जो बाद में लिखा होता है ये क्या होता है, ये होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। दिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। एक हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। पहले केस में दोनों आया एक्स एंड वाई, जो दोनों आ रहा है, दोनों पॉजिटिव एक्सिस है, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। मतलब दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, वो पूछा जाएगा कि कहाँ पे लाई करेगा, प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट,
दूसरे में आ जाओगे तो एक्स निगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स की जगह पे निगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में आ जाएंगे तो एक्स भी निगेटिव दिया है और वाई भी निगेटिव दिया है, तो दोनों का दोनों कैसा होगा, निगेटिव, बिकॉज ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस, यही इसको घेर के बना रहे हैं। फोर्थ में आ जाओगे तो एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा पॉजिटिव लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, निगेटिव होगा। एक बार फिर से, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। अगर एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ अगर पॉइंट दिया है तो आप बता सकते हो ना किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। जैसे मान लो कि पॉइंट दिया है 2 2, तो आप बोलेंगे अच्छा एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव दोनों है, यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एक्स दिया है 2 और वाई का वैल्यू लिखते हैं -1, तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है। पूछा जाए कि -3 और -4 है, ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसके बाद एक्स का वैल्यू कर देते हैं -4 और वाई का वैल्यू कर देते हैं 2। एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जा रहा है मेरा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो जा रहा है। तो जस्ट बाई नोइंग द साइन, जो कोऑर्डिनेट दिया है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन मुझे अगर पता हो जाए, तो साइन का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो पॉइंट मेरे सामने दिया गया है वो पॉइंट दरअसल में किस कोऑर्डिनेट से ताल्लुक रखता है, किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है। और जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अगर आपको नहीं याद है तब इन चीजों पे एम्फेसाइज करना, अदरवाइज मुझे मेरा मानना है कि आपको अच्छे से ये बातें याद होंगी सही तरीके से, कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें एक्स पहले लिखते हैं और वाई बाद में लिखते हैं, कहीं पे किसी जगह पे कोऑर्डिनेट लिखा है तो। और फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, वाई में एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई दोनों निगेटिव, फोर्थ वाले में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। ठीक है, चलो। यहाँ पे दो फॉर्मूला हमें जानना होता है, फिजिक्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ये कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा, ये होता है आपका एक मोशन जो चैप्टर होता है वहां पे इस्तेमाल में आता है। और दूसरा इस लॉजिक का यूज होता है हीट, जब आप पढ़ोगे ना, हीट वाले में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसके इक्वेशन सॉल्व करने में होता है। अब वहां आप ग्राफ देख के बोलेंगे कि ये चीज क्या पूछती है, कहाँ से नया आ गया, तो कुछ नहीं पूछता है, बेसिक बात ही पूछता है। आप शायद यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हो, तो हो सकता है उस समय आपको कुछ भारी लग रहा हो। जो लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा पहले, जो ड्रॉप लिए होंगे, उन्हें बात समझ में आ रही होगी कि उस जगह पे डिफिकल्टी होती है इन फंडामेंटल बातों में, लेकिन इसको हम समझ जाए यहाँ पे तो आगे चल के हमें दिक्कत नहीं होगा। क्या बात है, पहला सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ। सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला नहीं दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करना है, तो डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान लो ए और बी के बीच में निकालना है डिस्टेंस, ये पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है तो दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कैसा हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। तो डिस्टेंस ए बी अगर निकालना है, डिस्टेंस ए बी अगर कैलकुलेट करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर, और प्लस वाई कोऑर्डिनेट होता है उसके डिफरेंस का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल जाता है एकदम आसानी से। ये होगा पहला, दो ही फॉर्मूला जानना है, पहला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा होता है इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप जानते हो ना, बेसिक से बात होता है इसकी। स्लोप का मतलब होता है कि कोई यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, और ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो इसका जो स्लोप होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लोप, इसका नाम क्या है, स्लोप होता है। कहीं कहीं पे इसका एक नया नाम यूज किया जाता है, एक ऐसा नाम है थोड़ा ज्यादा अच्छा सा नाम है, इसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनाता है, कोई भी जो लाइन दिया है एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनाता है एंगल, उसका टेन थीटा निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें स्लोप मिल जाएगा। तो एम बराबर टेन थीटा दिया हुआ है, जहां पे इस टेन थीटा वाले टर्म को स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन। थीटा इज बेसिकली एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो बनाता है ना, वो थीटा कंसीडर करता है। स्लोप का मतलब होता है जो भी लाइन आप कंसीडर करते हो, लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्मेट से मान लो वहां तो थीटा दिया तो डायरेक्टली टेन थीटा निकालेंगे, 30 डिग्री तो टेन 31/√3, 60 दिया तो टेन 60, √3 45 दिया तो टेन 45 1 हो जाएगा। लेकिन एंगल अगर नहीं दिया तब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो रूल कहता है सिंपल सा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि y2 माइनस कितना हो जाएगा, y1 डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। ये दो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है।
मोशन का जब ग्राफ कन्वर्जन होता है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल जब पूछा जाता है कि एक्स का जो एक ग्राफ दिया, एक टाइप का ग्राफ दिया, उसे दूसरे टाइप के ग्राफ में जब कन्वर्ट करना है और उस ग्राफ का इक्वेशन हमें लिखना पड़ता है, तो वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लॉजिक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब एक तरह के ग्राफ को हम दूसरे में चेंज करते हैं। स्लोप निकालते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, और डिस्टेंस निकालते हैं तो रूट में कर देना है एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस दिया है इसका स्क्वायर, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके डिफरेंस का क्या कर देना है, स्क्वायर, और दोनों का सम करके रूट निकालना है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरे सामने कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 8 - 4 एंड 0 a इज 10 यूनिट। ऑल द वैल्यूज आर इन सेम यूनिट, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। मतलब आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, आपके पास दो पॉइंट दिया है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 8 और -4 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 0 और a दिया हुआ है, और इसके बीच का दूरी कितना दिया है, 10 यूनिट ये दूरी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि ए जो दिया है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकाल कर बताइए। यहाँ पे पहला पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 8 - 4 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 और a दिया है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में 10 यूनिट दिया हुआ है। तो डिस्टेंस अगर आप यहां से निकालने जाते हो, डिस्टेंस तो क्या पढ़ा हमने अभी, डिस्टेंस का मतलब होता है रूट में एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया है इसका डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट दिया है इसका डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है मेरा, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 0 - 8 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये कितना दिया है -4, ए माइनस -4 करेंगे ना, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 0 - 8 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, ए -4 करेंगे तो a + 4 बचा ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, a + 4 दिया है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। प्लस होता है a का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 और 8 कितना होता है, 64। a स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, +2 a हो जाएगा, और b हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा ना। 8 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 100, और 64 और 16 तो कितना होगा, 80 हो जाएगा क्या। 64 और 6 70 10 80 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 2 कितना हो जाता है, 8a हो जाता है। इसको राइट साइड ले जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, और 80 - 100 करेंगे तो -20 आएगा ना, खत्म हो गया। -20 लाना है तो इसे लिख सकते हैं क्या, +10a -2a। थोड़ा सा मैथमेटिकली हम यहाँ पे अपना स्किल है वो दिखाना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन का जो कहानी है वो थोड़ा सही से यूज करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करो ना, आप a है उसको कॉमन कर लो, क्या बचेगा, ये बच जाएगा a + 10 बच जाएगा। -2 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, ये भी बच जाएगा a + 10, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a + 10 अगर मैं यहाँ पे कॉमन करता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, a - 2 बचेगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे तो a + 10 बराबर 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -10 आ जाएगा। और यहाँ से a - 2 दिया है, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ a का वैल्यू -10 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ना कि डिस्टेंस फार्मूला का हमने आसानी से यूज किया, और जो a का वैल्यू हमसे पूछा गया था वो निकाल लिया। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है, तो उस केस में जैसे ये कहाँ पे बनता है, इस्तेमाल में आता है, एग्जांपल देखो, डिस्टेंस फार्मूला का सबसे बड़ा खूबसूरत से एग्जांपल देते हैं तुमको, एक बहुत खूबसूरत है। मान लीजिए कि हीट में आपके पास दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, और एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। अब हमको पता ही नहीं इसका प्रोसेस का इक्वेशन क्या हो जाएगा। फटाक से अगर मुझे पता हो इसका इक्वेशन लिखना, तो आगे लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहला चीज मुझे स्लोप चाहिए होता है। अब ये स्लोप हमको यहाँ का कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ का कोऑर्डिनेट प्रेशर वॉल्यूम पता होगा, लिख देंगे तुरंत, फट से बन जाएगा। तो सवाल ये है कि आपको ये कितने अच्छे से चीजें आती हैं जिसका आगे आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब ये पूछा जाएगा तो एकदम हाईलाइट मार्क पर लिख लेना कि ये चीज इस्तेमाल में होता है, हमको अच्छे से याद होना चाहिए। और सिर्फ याद होना नहीं होता, हम बार बार जब उसको रिपीट करते हैं ना, तभी जाके हमको उस पर्टिकुलर सेक्शन में कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको अगेन एंड अगेन काम करना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया ना, बता दो एक बार अच्छे से, बढ़िया से हो गया ना, समझ में आ गया कि दिया है दो पॉइंट, कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करना है।
आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट हमारा यहाँ पे बहुत प्यारा सा सवाल दिया है। क्या कह रहा है इसमें? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब जैसे 3 पॉइंट होगा ना, तो 3 पॉइंट में डिस्टेंस अब निकालने जाते हो तो तीनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या बात करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया है इसका डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3, और पहले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 3 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है -1, तो माइनस माइनस 1 करना है, स्क्वायर कर देंगे। प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 13 और इसका दिया 1, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। जरा देखो ये ना, 3 हुआ इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका हो गया 0, तो 3 माइनस 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और -1, तो 3 माइनस माइनस 1 करना है, 13 माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 3 और माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस 13 माइनस 1 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 होता है। तो अगर आप लिखोगे इसे पूरा सम करोगे तो 16 और 9 25, और 144 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 169 आ जाएगा, और 169 कितना होता है 13 हो जाता है। सो 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था जिसका कोऑर्डिनेट मेरा लिखा हुआ था, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस का वैल्यू। 2 पॉइंट जो मेरा गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट मेरा नोन था, उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी 13 यूनिट जो मुझे यहाँ पे फाइंड करना था। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सवाल और करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसा ही सवाल खूब आता है। ये कैसा आगे आपका बोला है कि स्लोप इस लाइन का कितना हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने कि स्लोप का वैल्यू अगर निकालना है तो y कोऑर्डिनेट दिया है इसका डिफरेंस कर दीजिए, y क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दीजिए। पहले अगर इससे इसको घटा रहे हो ना ऊपर से नीचे, तो हमेशा ऊपर से नीचे वाले को ही घटाना है। जैसे यहाँ बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 दिया है, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0 दिया है, माइनस x कोऑर्डिनेट यहाँ का कितना दिया है 0 दिया है, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3 दिया है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना माइनस में। समझ गए ना कितना आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब इस लाइन का जो स्लोप हो गया यानी कि m का वैल्यू हो गया कितना हो गया -2/3 हो गया। तो जब भी अगर आपका कोई लाइन दिया हुआ है या कहीं भी कुछ दिया है 2 पॉइंट, अगर उसका कोऑर्डिनेट मुझे पता हो तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, तो सिंपल सा जो कोऑर्डिनेट्स होता है वाई वाले उनका डिफरेंस निकाल लो आप, और एक्स वाले का डिफरेंस निकाल लो, और दोनों का रेशियो निकालोगे तो सीधा सीधा स्लोप का वैल्यू आपका मिल जाएगा। स्लोप समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी तरह का दिक्कत होने वाला है। किसी भी सिचुएशन में स्लोप अगर आप निकालने का जरूरत पड़ता है तो आप आसानी से वहां पे कैलकुलेट कर लोगे। अब आगे देखते हैं जरा, डिफरेंशिएशन मेरा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैथमेटिकल टूल के कुछ सिलेक्टेड सवाल भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैथमेटिकल टूल आपका क्लियर करा दे, सो दैट कि आगे के चैप्टर्स होंगे आप जहां पढ़ने भी जाने वाले होंगे, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले होंगे, तो वहां पे आपको इस मैथमेटिकल टूल वाले हिस्से में किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से वहां पे इन सवालों का जवाब दे सके। डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो ही तो पूरे मैथमेटिकल टूल का हिस्सा है जो बहुत से लोगों के लिए नाइटमेयर होता है पूरे फिजिक्स के दौरान, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यकीन मानो दोनों के लिए हमको 2-2 दिन दे दो बहुत हो गया, 2 दिन क्या कहते हैं 1-1 दिन दे दो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। डिफरेंशिएशन तुम्हें याद कराकर छोड़ेंगे एकदम बताकर, और कभी भी दिक्कत हो तो बस आके यही 3-4 वीडियो जो होगा 5 ये देख लोगे ना, किसी भी तरह का मैथमेटिकल पोर्शन जो फिजिक्स में यूज होता है उसमें पूरे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स माई पर्सनल गारंटी, यकीन मानो। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहला हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, शुरू करते हैं पढ़ना इसको। डिफरेंशिएशन यानी कि फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या है। dy बाई dx को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो dy बाई dx यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है किसका कर रहे हैं, तो ऊपर में दिया है y है, और जो नीचे में होता है ना उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ, dy बाई dx दिया हुआ है। अच्छा, y बाई x है, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो ये पहले बात समझना पड़ेगा कि dy बाई dx जो डिफरेंशिएशन होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं और क्या उसका लिटरल मीनिंग होता है। dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है,
y का x में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग dy बाई dx बोलते हैं। dy बाई dx इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड द dy बाई dx होता है, ठीक है। ये का डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है मेरा। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जैसे होता है ना कि वाई बराबर कुछ लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्स होता है और एक वाई होता है, दो चीजें होती है। एक्स का अलग अलग वैल्यू रखने से वाई अलग अलग वैल्यू आता है ना, तो एक्स और जैसे सबसे पहले बात होता है कि वाई और एक्स कैसा होता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे वो चीजें जो बार बार अपने वैल्यू को हर टाइम बदलते रहे, तो उसको कहते हैं वेरिएबल, और जो नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं ना। तो यहाँ पे रूल कहता है कि एक्स के वैल्यू अगर चेंज करते हैं, इसके चेंज होने की वजह से वाई के वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। एक्स के वैल्यू अगर बदलेंगे तो वाई के वैल्यू भी चेंज करेगा। क्या कहने का चाह रहे हैं, मतलब देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो पुट एक्स बराबर कितना कर दोगे, वन, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर यानी कि वन। लेकिन जब एक्स के वैल्यू आप चेंज कर दो, वन में एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा ना। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, होगा नहीं होगा। अब देखो पहले वाई का वैल्यू कितना था, वन था, और अब वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर ना। मतलब एक से बढ़ के चार हो गया, मतलब तीन से इसका वैल्यू बढ़ गया ना। और वहीं पे एक्स का वैल्यू पहले वन था, अब कितना हो गया, टू। एक्स का वैल्यू कितना चेंज किया हमने, एक से बढ़ाया। एक्स का वैल्यू बढ़ाने से मेरा कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। एक्स के वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। और यही जो चेंज होता है ना, एक्स का चेंज करने से जो वाई में चेंज आता है, तो इसी दो चेंज का जो रेशियो होता है ना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और यही डिफरेंशिएशन जो होता है, इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की उस वक्त इस रेट से चेंज हो रहा है, डीवाई बाई डी एक्स जो दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, ये कौन डिनोट करता है, तो dy बाई डी एक्स होता है दरअसल में, कि y के चेंज होने का रेट और x के चेंज होने का रेट क्या है। दरअसल में जो dy लिखा है ना, dy का मतलब होता है y में बहुत 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 छोटा सा चेंज। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, y में चेंज हो गया, आपका जो दो था, y का वैल्यू वन था, वन से बढ़ के फोर हो गया, तो y में चेंज कितना है, तीन का है ना। और x में चेंज कितना था, यहाँ पे वन था, और वन से बढ़ा के टू कर दिए तो कितना चेंज हो गया, वन का हो गया। तो यही जो तीन बटा एक हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं होता वहां पे, दरअसल में चेंज क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो y में जो चेंज हुआ और x में जो चेंज हुआ, इसी दो चेंज का हम रेशियो निकालते हैं। और वही जो रेशियो होता है, वही रेशियो क्या डिनोट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। याद हो गया ना बात। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, दो बातें याद रखना है कि इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस रेट से वो क्या कर रहा है, बदल रहा है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, इसके बारे में ये बात करता है, इसके बारे में ये बताता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सारा थ्योरम है, दरअसल में बहुत सारा फॉर्मूला है जो मुझे जानना है अच्छे तरीके से। अगर वो फॉर्मूला मुझे क्लियर होता है तो हम अच्छे से बातों को समझ पाते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट में कोई चेंज होगा क्या, कांस्टेंट अगर दिया है तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो y बराबर कांस्टेंट हुआ, तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई भी टर्म दिया है, वो कैसा दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। इफ सी इज अ कांस्टेंट तो सी का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स तो जीरो। ये पहला फॉर्मूला याद रख लेना, एकदम रट लेना है कि सी, इफ यू डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी कांस्टेंट दिया है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। जैसे मान लो क्या दिया है एग्जांपल के लिए, y बराबर दिया है कितना, फाइव दिया हुआ है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स तो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर y बराबर लिखा हुआ है पाई, तो पाई क्या है, कांस्टेंट दिया है, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। अगला है इफ c बराबर, इफ y बराबर सम कांस्टेंट इनटू u, मतलब यहाँ पे जो c लिखा है, c कैसा है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो u लिखा है कैसा है, वेरिएबल दिया हुआ है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दिया है, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स होता है। ये रूल कहता है कि कांस्टेंट को छोड़ दीजिए और u का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि du बाई डी एक्स होता है। अगर कांस्टेंट जो दिया है
उसके साथ एक वेरिएबल आ जाता है, तो क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़ देना है, प्रोडक्ट में कर देना है, और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। y बराबर सम कांस्टेंट इनटू u। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है जैसे y बराबर लिखा है 2x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया और x स्क्वायर वेरिएबल हो गया। y बराबर दिया है 4 टाइम्स e की पावर x दिया है, 4 कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। y बराबर दिया है 3 साइन x दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो गया और साइन x वेरिएबल हो गया। ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केस में सिंपली करना है कि जो कांस्टेंट है उसे छोड़ देना है। जैसे हमारा 3 हुआ, 3 रह जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का हो जाएगा। 4 ई की पावर एक्स में क्या हो जाएगा, 4 मेरा रह जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ ई की पावर एक्स का होगा। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 का होगा। तो जब भी एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, दोनों एक साथ में हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेना है, बाहर मतलब प्रोडक्ट में ही रखना है, और जो वेरिएबल उसे डिफरेंशिएट करना है। बहुत सारा सवाल करके हम सीखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन में अगले हिस्से में आते हैं। अगर आपका यहाँ पे दिया है कि बहुत सारा टर्म है, उसके सम दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैसा लिखा हुआ है, y बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस में साइन एक्स भी लिखा हुआ है, प्लस में ई की पावर एक्स भी लिखा हुआ है। बहुत सा टर्म अगर सम में दिया हुआ है, तो पता है रूल कहता है कि डिफरेंशिएशन करने के लिए जैसे लिखा आप एज इट इज रहने दो, सिर्फ सबको डिफरेंशिएट करके रख दो। मतलब u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस, और w का इंटीग्रेशन होगा dw बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। dy बाई डी एक्स निकालना है, अगर y बराबर u भी w है, प्लस माइनस के टर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, w का डिफरेंशिएशन करना है, सबका सेपरेटली। और जैसा प्लस माइनस में दिया था उसी फॉर्मेट में उसको क्या करना है, लिख देना है। फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, एकदम आराम से समझ जाइए कि अगर इस सब पे बहुत सारे सवाल करेंगे ना, तब जाके मेरा क्लियर होगा। पहले थोड़ा सा थ्योरम इसको पढ़ लेते हैं कि अगर बहुत सारा फंक्शन आपका सम दिया हुआ है, इसमें अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो एक्स स्क्वायर का कर देते हैं, प्लस साइन एक्स का कर देते हैं, और ई की पावर एक्स है इसका कर देते हैं, और तीनों का डिफरेंशिएट करके आपस में ऐड करके लिख देते हैं, तो मेरा जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट जो रूल है मेरा, वो होता है प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर फंक्शन मान लीजिए दिया हुआ है y बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया और ये साइन एक्स दिया हुआ है। एक फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। एक फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है, साइन एक्स दिया है। तो यहाँ पे u इंटू भी है, तो रूल कहता है डिफरेंशिएट करने जाओगे ना dy बाई डी एक्स, तो इस दो में से एक टाइम में एक ही को निपटना है। एक बार में दो को डेट करोगे ना, तो दोनों खत्म हो जाएगा। एक एक करके मैनेज करना पड़ता है। एक को करो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरे को करो तो पहले को पता नहीं चलना चाहिए। तो y बराबर u इंटू भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ देना है। मतलब u इंटू भी दिया है, तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, पहले u को बुला के ले गया, चलो तुम्हें दिखाते हैं, तो v को ले गए, तो u को छोड़ दिया, आराम से बैठा हुआ, कोई झंझट नहीं हुआ। अब v को घुमा चुके हो तो v को छोड़ दोगे, अब किसको करोगे, u को करोगे ना। अरे बताओ, दो अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, दो अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले एक टाइम में एक को ही डिफरेंशिएट करना है। यू जो दिया इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी को छोड़ देंगे, और अगली बार में क्या होगा, भी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू को छोड़ देंगे। एकदम सिंपल सा बात याद रखना है, और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, एक से ज्यादा होगा तब भी ये रूल मेरा लग जाएगा। तो इसे हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। ये होता है कैसा, ये होता है अपना प्रोडक्ट रूल होता है। एक एक थ्योरम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्या पढ़ा था हमने, दो ही दिन तो पढ़ा। एक कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को छोड़ देना है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। दूसरा पढ़ा हमने क्या, कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन प्लस माइनस के फॉर्म में दिया है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, सबको ऐसा ही प्लस माइनस में एज इट इज छोड़ देना है, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है। अगर प्रोडक्ट दिया है u इंटू भी, जो ये दिया हुआ है, तो इसमें एक टाइम में u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे टाइम में v को छोड़ना है, u को डिफरेंशिएट करना है। अगले तरफ चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम जो मेरा दिया है ये हमारा है रेशियो थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे लिखा है y बराबर साइन एक्स दिया है, डिवाइडेड बाई मान लो 2x प्लस 1 दिया है, तो ये कैसा हो गया, रेशियो ना हो गया। एक रेशियो इधर हो गया और एक रेशियो इधर हो गया। तो रेशियो का डिफरेंशिएशन करना है, ये फॉर्मूला स्पेशल है, इसे लोग बहुत भूलते हैं, इसे ध्यान से याद रखना है, एकदम बी केयरफुल। साइड में लिख लेना, कॉपी पे 3 बार लिख लेना, अच्छे से 4-5 बार बोल लेना,
समझ लेना, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो बार बार लोगों को परेशान करता है, उनके रातों की नींद छीन लेता है, सवाल नहीं बनाने देता है। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल 3-4 जगह होता है। जैसे सबसे पहले हम तुमको एग्जाम्पल के तौर बता दें, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं, वहां पे ये वाला जो लॉजिक होता है मेरा, वो इस्तेमाल में आता है, वो यूज में आता है। जैसे यहाँ पे देखोगे dy बाई डी एक्स मुझे लिखना है, अगर क्या लिखना है dy बाई डी एक्स, तो रूल ये कहता है कि रेशियो है ना, तो पहले जो नीचे दिया हुआ था इसको छोड़ दो, जो ऊपर में दिया है इसे डिफरेंशिएट करो, माइनस अब जो ऊपर में दिया था इसे छोड़ दो, जो नीचे में दिया है इसे डिफरेंशिएट कर दो, और पूरे को नीचे के डिफरेंशिएशन के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ध्यान से, u बटा भी दिया हुआ, अगर u बटा भी दिया है तो क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ देना है, ऊपर को डिफरेंशिएट करना, माइनस ऊपर को छोड़ देना है, नीचे को डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर होगा। कैसे लिखेंगे, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, लिखना सीखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यही ऊपर में जो दिया है टर्म, इसी को डिफरेंशिएट करना है, मैं लिखना है dy बाई डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल नीचे में 2x प्लस वन दिया है ना, तो 2x प्लस वन को छोड़ देना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस में क्या कर देना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो छोड़ देना है, और जो नीचे लिखा था 2x प्लस वन, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और नीचे में जो 2x प्लस वन है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने के लिए u बाई भी वाले में जो नीचे में लिखा है टर्म, इसे पहले ऊपर में लिखना है, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस जो ऊपर में टर्म लिखा था उसे लिख के छोड़ देना है, इनटू नीचे वाले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, और उस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे वाले के स्क्वायर से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा रूल हुआ तीन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है हमें, जिसमें फॉर्मूला है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर, y बराबर एक्स की पावर वन, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये, लेकिन हाईली यूजफुल होता है, हाईली इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज 99% जगह पे पूरे फिजिक्स में यही फॉर्मूला आता है। और दिक्कत ये है ना कि लोगों को फॉर्मूला भी याद रहता है, लेकिन जब वक्त आता है, जरूरत पड़ता है, उस वक्त ये फॉर्मूला उनके दिमाग को साथ देता नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि पढ़े तो आपको याद भी रहे। ये रूल क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स अगर लिखना चाहते हैं आप, तो जो पावर दिया है इसे मल्टीप्लाई कर देना है, और x में पावर क्या करना है, एक घटाकर लिख देना है। dy बाई डी एक्स बराबर करना है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन करना है। अगर y बराबर x की पावर n दी हुई है, y बराबर कितनी दी हुई है, x की पावर n, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई करना है इंटू एक्स की पावर n माइनस वन कर देना है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला फॉर्मूला है, जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए y बराबर अगर दिया है कितना, x की पावर 4 दिया है, अगर मुझे लिखना हो dy बाई डी एक्स, तो रूल क्या कहता है, पावर 4 दिया पहले मल्टीप्लाई कर दो, और x की पावर 4 माइनस वन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3 हो जाएगी ना। जो भी पावर दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और किसी तरह का पावर दिया है, जैसे पावर इज पावर, एनी टाइप ऑफ पावर इज पावर, तो y बराबर कितना हो जाता है, x की पावर मान लो 7/2 दिया है, अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो रूल के हिसाब से 7/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस वन होगा ना, तो ये वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 होगा कि नहीं होगा, 7/2 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 5/2। तो यहां से dy बाई डी एक्स जो दिया हुआ है ये वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गई बात, dy बाई डी एक्स निकालना है तो जो पावर दिया होता है पावर से मल्टीप्लाई करना है, और x की पावर n माइनस वन कर देना है, तो वहां से मेरा डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला है वो आ जाएगा। सवाल है इस पे बहुत सारा करने के लिए, ये हम लोग करेंगे, क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने जाने हैं, जितने भी फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे देखा है, उन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से एक बार नोट डाउन करके आप याद कर लीजिएगा। एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं करते हैं, थोड़ा आपके लिए भी ज्यादा हो जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपसे बस यही है गुजारिश कि इन सारे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन को अच्छे से याद करेंगे। कल बहुत सारा सवाल हम लोग डिफरेंशिएशन में अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन होता है, हमारे फिजिक्स में एप्लीकेशन हो जाता है, और दूसरा होता है कि अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम में क्या एप्लीकेशन होता है वो करेंगे, और फिर आगे चल के हम लोग इंटीग्रेशन का पोर्शन है उसे स्टार्ट करेंगे।
तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो अपना सवाल नीचे आपका कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो नीचे आपके पास एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर जॉइन कीजिए। वो काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ पे जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा, हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एट द एंड आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा सीरीज़, पूरा का पूरा जो ये लेक्चर था, वो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उसे आखिर लग कैसा रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, जाइए अच्छे से रिवीजन कीजिए, फिर कल मिलते हैं, कल रात इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।